हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के साइकोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि मैं डिटेल में काफ़ी अच्छे से आपको समझा पाऊँ। उसके सारे जो इम्प्लीकेशंस होंगे वो मैं सारी चीज़ें कवर कर पाऊँगा। इसलिए इसको मैंने पार्ट्स में किया है क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है और उसमें सारी चीज़ें कवर भी नहीं की जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब इसमें हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे बेसिकली कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, उसके डोमेन्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर में हम इसमें चर्चा करेंगे अपने। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा पहला स्लाइड है इसमें आपको जो नाम है चैप्टर का, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं बेसिकली कि नाम जो है वो क्या है। वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब इसमें देखिए दो वर्ड्स जो होते हैं हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहला जो है वो है वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। दूसरा है एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब अगर हम जैसे एक जो जनरल सेंस भी होता है तो उसमें हम जब एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो उसका सिंपल मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। ठीक है, साइकोलॉजी में हम उसको अपने जो ट्रेट्स होते हैं, हमारे जो बिहेवियरल ट्रेट्स होते हैं, उसको भी हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। बट यहां पर हम जो बात कर रहे हैं साइकोलॉजी में, ये एक ओवरऑल साइकी जो है हमारा, हमारा जो ह्यूमन जो पर्सनालिटी होता है उसमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम उनके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। और उसमें वेरिएशंस का मतलब ये है कि आप सभी जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। मतलब अगर आपके जैसे हम दो लोगों की बात करते हैं, कोई पर्सन ए है कोई पर्सन बी है, उन दोनों में अगर आप 90% भी अगर आप ट्रेड्स मिला लेंगे, 95% भी ट्रेड मिलते जुलते होंगे, इवन अगर हम आइडेंटिकल ट्विंस का एग्जांपल ले लें, स्टिल देयर आर 4-5% ट्रेड्स विच विल बी डिफरेंट इन बोथ द इंडिविजुअल्स। दोनों इंडिविजुअल्स में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा, चाहे वो फिजिकल डिफरेंस हो, लाइक अपीयरेंस में कोई डिफरेंस हो सकता है, या फिर बिहेवियरल हो, या फिर वो कॉग्निटिव हो। तो ये सब चीजें हम डिटेल में जाके आगे देखेंगे कि कॉग्निशन क्या होता है, ये सब हम। बट यहां पर एक ओवरऑल देखा जाए तो पर्सनैलिटी में जो बेसिकली हमारे डिफरेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो यहां पर वही देखिए, हम पहला जो डेफिनेशन है वो हम वेरिएबिलिटी का ले रहे हैं। तो वेरिएबिलिटी क्या है? एक फैक्ट ऑफ नेचर है। नेचर मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन का बर्थ होता है तो उसमें जो मैक्सिमम कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो बाय बर्थ हम अक्वायर कर लेते हैं, और वो डिफर करता है दो इंडिविजुअल में। जैसे दो बच्चों का बर्थ हुआ तो वो नेचुरली दो उनके अंदर में जो ट्रेट्स आएंगे वो उनके डीएनए से आता है, उनके जो इनहेरिटेंस के थ्रू आता है, और फिर धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट होता है और कुछ और ट्रेट्स जो होते हैं वो चेंजेस आते हैं। तो इसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट हो जाता है। तो इस वजह से यहां पर हम नेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो उसमें नेचर और नर्चर दो वर्ड आता है। नेचर का मतलब क्या होता है? जो बाय बर्थ हम अक्वायर करते हैं वो नेचर है, जो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बच्चे का बर्थ हुआ तो उसके अंदर जो नेचुरल ट्रेट्स आ गए उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। बट नर्चर जो होता है, नर्चर इज द अपब्रिंगिंग, कि आप एक बच्चे को पैदा होने के बाद आप जो अपब्रिंगिंग देते हो उसको उसका जो रियरिंग करते हो, उसकी वजह से उसमें जो कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनमें हम चेंजेस ला सकते हैं या फिर नए ट्रेट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं। एंड दीज बेसिकली दीज टू फैक्टर्स, वेरिएबिलिटी के जो ये दो फैक्टर्स हैं कि एक इंडिविजुअल का जो अपना ट्रेट है, अपब्रिंगिंग, नेचर एंड नर्चर, दोनों की वजह से जो आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब हो गया एक इंडिविजुअल दूसरे से कैसे डिफरेंट है। जैसे अगर मैं हूं, मेरे घर में मेरे अगर भाई बहन हैं या आपके भाई बहन हैं, उनमें आपको बहुत सिमिलैरिटीज भी मिल जाएंगी, लेकिन स्टिल देयर विल बी सम डिफरेंसेस, कि किसी की सोच कैसी अलग होगी, किसी की अलग होगी, कोई किसी चीज के किसी कोई एक कोई इवेंट होगा वो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ठीक नहीं लगेगा, कोई उसके लिए न्यूट्रल होगा। तो उनके डिफरेंट डोमेन्स जो होते हैं, ट्रेट्स जो होते हैं, वो अलग अलग होने की वजह से हम लोग अलग अलग होते हैं। हम हर कोई इंडिविजुअल जो होता है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है।
अब यहां पर देखिए ये डिस्टिंक्शन के बारे में ही वही हम बात कर रहे हैं। तो पहला है वेरिएबिलिटी या इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो वो डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो होते हैं उसी की वजह से आपका वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से आपके बिहेवियरल पैटर्न्स में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। दो लोग एक ही घर में अपब्रिंगिंग होती है, स्टिल दे आर डिफरेंट इन बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी में जाते हैं, जैसे दो भाई हैं या दो भाई बहन हैं या जो भी हों, दो सिबलिंग्स हम उनकी बात कर रहे हैं, उनमें देखिएगा कोई जो होगा वो बहुत इंट्रोवर्ट होता है, बहुत कम, वो सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं करेगा, वो आइसोलेटेड या एलियनेटेड रहता है सोसाइटी से, अलग अलग रहता है, वो रिजर्व मेंटालिटी का होता है। वही दूसरा उसका भाई या बहन जो होगा वो बहुत ज़्यादा सोशल होता है, लोगों से नेटवर्क्स बनाना, मिलना जुलना उनको बहुत पसंद आता है। बट एक जो होगा वो रिजर्व होगा। तो यही डिफरेंसेस जो होते हैं हम इन्हीं को स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो उसकी क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या रीजंस आते हैं, वो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहां देखिए इसमें दो अलग अलग टाइप के जो हम कह सकते हैं कि मानना है, जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनके अलग अलग थिंकिंग है इनके बारे में। पहला जो ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट है वो उनका बिलीफ ये है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इन आपके बिहेवियरल पैटर्न्स में, दे आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल ट्रेट्स। पर्सनल ट्रेट्स क्या हो गए, हमारे अंदर बेसिकली देखा जाए तो 100+ ट्रेट्स होते हैं, 100 से ज्यादा, लगभग 106 के आसपास ट्रेट्स होते हैं। उनमें क्या होता है, उसमें अगर हम 100 ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं, आप भी नोट कर लो, 100+ ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, 16 जो होते हैं वो आपके सोर्स ट्रेट होते हैं, सोर्स, और रेस्ट आर सरफेस ट्रेट्स। इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे डिटेल में, बट मैं यहां पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं आपको। सरफेस ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स क्या होते हैं, जो आपको बाहर से दिखते हैं, यानी आप जानते हो एक कोवर्ट एंड ओवर्ट वाली चीज, वही वाला कॉन्सेप्ट है। रेस्ट आर द सरफेस ट्रेट्स। 16 जो होते हैं वो इंटरनल ट्रेट्स होते हैं, जिनको आसानी से समझना बहुत मुश्किल होता है। जब तक कि आप एक बहुत लंबा टाइम या उनके साथ स्पेंड नहीं करें तब तक आप शायद नहीं समझ सकोगे। सोर्स ट्रेट ऐसे होते हैं जिनको उस इंडिविजुअल से आप अलग नहीं कर सकते हो, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, उनसे निकाल नहीं सकते हो। मतलब बोलते हैं हम लोग, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि किसी पर्सन का एक पर्टिकुलर ट्रेट उसके मरने के बाद ही खत्म होगा। ऐसा बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि हाँ भाई ये चीज हम इस बंदे में चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इसके साथ ही जाएगा, या जब ये मरेगा तब उसके साथ ही जाएगा वो ट्रेट। ये आप कितना भी मेहनत कर लो इसके पीछे, आप कितना भी जोर लगा लो, ये ट्रेट इस बंदे का चेंज नहीं हो सकता है। तो हम उन ट्रेट्स को बोलते हैं सोर्स ट्रेट। सोर्स मतलब क्या है, वो आपकी पर्सनैलिटी का सोर्स है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मान लीजिए आप, पूरी पर्सनैलिटी का बिल्डिंग ब्लॉक है वो। और रही बात जो नेक्स्ट सरफेस ट्रेट्स की, वो डिपेंड करते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स में। उनमें आप चाहो तो डिप्लोमेटिक भी होते हैं कई बार, कि आपका सोचना एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए कुछ और है, बट फॉर द नीड ऑफ द और फॉर द नीड ऑफ द टाइम यू आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे और डिफरेंट वे दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप वो उस टाइप से बिहेव कर रहे हो जो उस समय आपको नीड है, बट वो आप ऐसे हो नहीं। तो सरफेस ट्रेट में मतलब ये होता है कि जो चीजें थोड़ी बहुत मॉड्यूलेट होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम, पैसेज ऑफ द टाइम, अलग अलग सिचुएशनल फैक्टर्स में हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। और इवन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी काउंसलिंग के थ्रू उन ट्रेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार कुछ काउंसलिंग सेशंस लेने का हम भी लेते हैं, हम लोग, मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूं, तो बाय प्रोफेशन, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को जिनको अटेंशन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम थी, उनमें उनके ट्रेट्स में, उनके एटीट्यूड्स में बहुत सारे चेंजेस लाए। उसके लिए बहुत सारे आपको लाइक उसके सेशंस लेने पड़ते हैं, तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में, बट उनमें चेंजेस लाना जो होता है वो पॉसिबल होता है थ्रू अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स होते हैं, क्लिनिकल टेक्निक्स होते हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होते हैं, जिसके थ्रू हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं। बस सोर्स ट्रेट्स में आप जल्दी चेंज नहीं ला सकते हैं, ये कोई छोटे पीरियड में चेंज आता भी नहीं है। बहुत रेयर केसेस होंगे कि ऐसे सोर्स ट्रेट में कोई चेंज आया हो, अगर आता भी है तो बहुत लॉन्गर पीरियड में वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई चेंज हो जाए। जैसे बोलते हैं कोई बहुत इमोशनल है, वो सडनली आप चाहोगे कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बिहेव करने लगे, एकदम बस मतलब से मतलब रखने लगे, तो इम्पॉसिबल है वो। हाँ, मे बी उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत
हार्श हुए हैं उसके लिए, नेगेटिव एक्सपीरियंस है, तो वो धीरे धीरे पकते 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 आदमी क्या होता है कि बाद में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर में कि अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपना मतलब देखना है और अपना जो फायदा होता है वो देखना है। बट वो बहुत आसानी से ये चीज पॉसिबल नहीं है अगर वो एक साइड बहुत ज्यादा इमोशनल है। तो अगर उसका इमोशनल क्वोशेंट बहुत हाई है, इन दैट केस दैट पर्सन कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि पर्सनल ट्रेट्स जो होते हैं वो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन होता है, जो भी मैं बात कर रहा हूं 16 एंड रेस्ट ऑफ द ट्रेट्स, मतलब ऑलमोस्ट 90 ट्रेट्स और अलग हो गए, दूसरे हो गए। तो इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वही पर्सनालिटी के लिए फैक्टर है और वही चेंज करते हैं पर्सनालिटी। जैसे अगर हम 106 ट्रेट्स की बात करते हैं, 106 ट्रेट्स की बात करते हैं, तो किसी में 104 भी सेम है, तो 2 ट्रेट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उसकी पर्सनालिटी दूसरे पर्सन से डिफरेंट होगी। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। और दूसरे जो हैं, दूसरे सेट ऑफ साइकोलॉजिस्ट, दूसरे ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट, वो क्या मानते हैं कि भैया सिचुएशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि पर्सनल ट्रेट्स। क्योंकि कई बार सिचुएशनल फैक्टर जो होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं, वो आपको बॉदर करते हैं कि आप एक डिफरेंट वे में या आप एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करो। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डिप्लोमेसी, जिसको बोलते हैं कि आपका सोचना कुछ और है, आपने बिहेवियर कुछ और दिखाना था, बट जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, द नीड ऑफ द आवर, यू आर like treating anyone in a different way, or you are behaving in a particular way. Clear? तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट, और थोड़ा डेप्थ में हम जा रहे हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, अब हम इसको सेपरेटली पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अब देखिए, एट्रीब्यूट्स तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हम किसी भी टाइप के किसी भी चीज के फीचर को हम एक एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन का इसका एट्रीब्यूट क्या है? पहला एट्रीब्यूट है ब्लैक इन कलर, दूसरा थिक है थोड़ा, ऐसे एक कंपनी का नाम इसके ऊपर प्रिंटेड है तो वो इसका एक अलग एट्रीब्यूट है। एक ब्रांड का एक मेंबर हुआ, एक क्लास, एक पर्टिकुलर लाइक कैटेगरी का मेंबर हुआ। दूसरा है डिजिटल पेन है, ये एक अलग एट्रीब्यूट हुआ। बैटरी ऑपरेटेड है, अलग एट्रीब्यूट हुआ। अगर ये रिचार्जेबल होता तो अलग एट्रीब्यूट होता। तो ऐसे कितने हजारों एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर हो सकते हैं या किसी भी चीज के अंदर हो सकते हैं। बट हम क्या उन सभी को इंक्लूड करते हैं व्हाइल वी आर स्टडीइंग साइकोलॉजी? नो, वी बेसिकली टॉक अबाउट हाईली ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स जो कि कॉमन होते हैं हर जगह के लिए, हर फील्ड के लिए, उन्हीं को हम लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस का मतलब ये हुआ, ये एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, या आपका सॉरो हुआ, या सैडनेस हुआ, जॉय हुआ, एंगर हुआ, रिसेंटमेंट हुआ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि कहीं भी आप यूएस में जाओ तो वहां भी उसका वही मीनिंग होगा, वही उसी रिलेटेड बिहेवियर उनको वहां पर देखा जाता है। आपने कहीं देखा है कि किसी पर्सन को अगर कोई एंग्री हो तो वो आर्ग्यूमेंट्स करेगा, चिल्लाएगा, शाउट करेगा, मे बी फिजिकली हर्ट करने की कोशिश करे दूसरे को। या फिर दूसरी जगह जाके आप अमेरिका में देखोगे तो अगर कोई बहुत एंग्री है, अगर बहुत ज्यादा गुस्से में है तो वो डांस कर रहा हो, ऐसा कभी मिलेगा आपको? नहीं। एंगर वहां के लिए भी वही है। अगर कोई बहुत हैप्पी है तो क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? उसके फेस पे एक स्माइल होगा, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होगा दूसरों के लिए, सोशल होगा, लोगों से मिलेगा, हैप्पी है, एंजॉय करेगा लाइफ में, दूसरे जो फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ एंजॉय करेगा, तभी वो हैप्पीनेस है। ऐसा कभी सुना कि हैप्पी हुआ है और बंदा रो रहा है, परेशान हो गया है, आइसोलेटेड हो गया है? ऐसा तो नहीं होगा। वो चीज, उसके लिए एक सेपरेट ट्रेट है, आपका एट्रीब्यूट है। सैड है, सॉरो है, सैडिस्ट है। तो इस टाइप की चीजों को समझना पड़ता है कि एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ग्लोबल होने चाहिए। दैट मीन्स जिसको हम, अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स में जब आप पढ़ते हो कोई भी चीज, तो वो एक वर्ड यूज होता है एम्पेरिकल। साइंस वाले स्टूडेंट जो होंगे वो भी समझ जाएंगे बहुत आसानी से, जिसको हम यूनिवर्सल भी, हम एक नॉर्मल वर्ड में हम यूनिवर्सल भी बोलते हैं। यानी जो चीज है उसका एट्रीब्यूट या उसका एक्सप्लेनेशन अगर चेंज नहीं होता है, हर जगह पे सेम ही है, तो उसको हम यूनिवर्सल बोलते हैं। तो लाइकवाइज एट्रीब्यूट्स, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी ग्लोबल हैं, हर जगह के लिए सेम है।
ठीक है, तो हम इनके बारे में बात करते हैं। एंड इट इज डिफिकल्ट टू काउंट एंड स्पेसिफाई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स विच कैन बी असेस्ड। अब यहां देखिए, ये जो असेसमेंट होता है, ये आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साइकोलॉजी में जो असेसमेंट होता है वो ज्यादातर थ्योरेटिकल होता है रादर देन पूरी तरह से साइंटिफिक। क्योंकि पूरी तरह से साइंटिफिक में क्या होता है, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। हम ऐसी चीजें जो मीटर्स यूज करते हैं या यूनिट्स यूज करते हैं, हर चीज के लिए एक मेजरमेंट का एक प्रॉपर डिवाइस होता है। बीपी आपको मेजर करना है, आपने लगाया, बीपी मेजर होके आपके सामने आ गया। शुगर का ले लिया, थर्मोमीटर डाला, आपके डिटेल्स आपके सामने आ गई। आपने बहुत सारे आजकल बैंड्स आते हैं डिफरेंट, आपको हार्ट रेट है, ऑक्सीमीटर है, दुनिया भर के डिवाइसेज हैं जो आप एमआरआई है, सीटी स्कैन है, हर चीज के लिए डिवाइस है। तो वहां पर तो जो फिगर्स आपके सामने आते हैं वो तो आप डिफाइन कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो, बिकॉज दे आर साइंटिफिक। वो हमारे बॉडी के जो सिस्टम होता है उसके थ्रू अपना रिजल्ट लेता है। बट साइकोलॉजी, ब्रेन के अंदर में क्या चल रहा है, जनरल चीजें, हम पूरे डेप्थ में नहीं जा रहे हैं कि हम ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का, अगर आप कोई साइकोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं, अगर हम काउंसलिंग की बात करें, किसी को डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम है, तो आप उसको ब्रेन का मैपिंग करने थोड़ी बैठ जाओगे, आप उसके बारे में असेसमेंट करोगे, बट दैट विल बी थ्योरेटिकल। आप उससे क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे उसके टेस्ट कंडक्ट करोगे, और उसके थ्रू उसका जो साइकी है, वो कंडीशन हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग। ठीक है, तो यहां पर असेसमेंट जो होता है वो मोस्टली मेजरमेंट होता है इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स को समझना, क्या कंपोजिशन है एट्रीब्यूट्स का, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहां से कि इसका जो मेजरमेंट और असेसमेंट होता है वो साइंटिफिक भी होता है और थ्योरेटिकल भी होता है, दोनों होता है। इस वजह से साइकोलॉजी जो होता है उसको हम साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों मानते हैं, साइंस और आर्ट दोनों। अब यहां पर आते हैं हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, असेसमेंट होता क्या है, कैसे आप साइकोलॉजी को असेस कर सकते हो कि दूसरे की साइकोलॉजी को, दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है, दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या सोचता है, क्या उसके लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, ये आप कैसे समझोगे। तो इनके बारे में जो हम जो एक मेजरमेंट करते हैं, एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। जो कि कोई एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो उसके साथ जो क्लाइंट होता है उसका, जिसमें हम लोग ये दो वर्ड्स यूज करते हैं, क्लाइंट इज फॉर, वी डोंट कॉल दोज पीपल पेशेंट्स, क्योंकि ये पेशेंट्स नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी में आप पेशेंट वर्ड यूज नहीं करते हो, बिकॉज हर कोई बीमार नहीं है। मे बी अगर मुझे कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, देन ऑल्सो आई कैन गो टू साइकोलॉजिस्ट फॉर कंसल्टेशन, कि भाई मुझे डिसीजन लेने में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं फंस गया हूं। तो हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं कंफ्यूज्ड हूं किसी चीज में क्या करना चाहिए, मैं अपने फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम में हूं कि भाई मैं क्या करूं आगे। अभी मैं क्लास 12th में हूं, मैं 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, कौन से स्ट्रीम को मैं परस्यू करूं आगे। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मैं अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करूं, मैं टाइम को कैसे मैनेज करूं, मैं अपने कंसंट्रेशन पावर जो होता है उसको कैसे बढ़ाऊं, अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करूं, या मैं कोई भी काम करता हूं उसमें मैं इंटरेस्ट कैसे डेवलप करूं। तो इन चीजों से रिलेटेड क्वेरीज भी होती हैं, हम उनके लिए भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। और आपको मैं बहुत एक छोटी सी चीज समझाता हूं, साइकोलॉजी को इंडिया में बहुत लाइटली लिया जाता है। आपने बहुत रेयर केसेस में देखे होंगे कि बच्चों को काउंसलिंग के लिए ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सोशल स्टिग्मा है कि अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास अपने बच्चे को ले जा रहे हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या डाउट होता है, आपके पड़ोसी क्या बोलेंगे, अरे कि इनके बच्चे को आप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जा रहे हो, पागल हो रहा है क्या, मेंटल हो रहा है। हम इस तरीके से देखते हैं कि मतलब ये हुआ इन शॉर्ट कि जब तक कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो गई तब तक हम अवॉइड करते हैं। जबकि ये सबसे बड़ी एक मिथ मान लो। आप जर्मनी चले जाओ, आप यूएस चले जाओ, वहां पे ये चीज बिल्कुल कॉमन है। इवन जस्ट फॉर रूटीन कंसल्टेशन दे गो टू कंसल्ट द साइकोलॉजिस्ट। उससे क्या होता है, उनका विजन जो होता है, उनका एम जो होता है उससे रिलेटेड भी होता है, वो एडवाइसेस लेने के लिए जाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसका काम होता है एडवाइस देना, कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या उसके लिए जो भी सॉल्यूशन होता है जो आप कर सकते हैं वो आपको नहीं पता है, वो चीजें गाइड करना। तो वो जस्ट एक मेंटोर होता है आपके लिए।
साइकोलॉजिस्ट, वो ट्रीटमेंट, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर एक सोशल स्टिग्मा है, ठीक है, तो हम उसको भी बाद में कवर करेंगे। हम यहाँ पर अभी चैप्टर पे ही रहते हैं। चैप्टर के बाद जैसे जैसे डिटेल होगा, हम जब डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, आप ध्यान से इसको समझते जाइए, आपको बहुत ईजी लगेगी साइकोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए, हम मेथड्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड देयर इवैल्यूएशन, मतलब कि सबसे पहले अगर आप मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए तो मेरा पहला काम क्या होगा, आपके कंप्लीट पर्सनालिटी को, आपके जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं आपके पर्सनालिटी को, जिसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, डोमेन्स भी बोलते हैं, उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस करना। एंड दैट विल बी थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। कई टेस्ट ले सकते हैं, एप्टीट्यूड आपका, अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट लूंगा। पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, मल्टीपल टाइप के टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, उनके बारे में एक अलग ही चैप्टर अभी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो पहला क्या हो गया कि मेजर करना एट्रीब्यूट्स को, कि आपके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी इंटेंसिटी क्या क्या है। ऐसा है कि कोई पर्सन एंग्री बिल्कुल भी नहीं होता हो, आपने कभी उसको एंग्री नहीं देखा हो, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। वो ज्यादातर एंग्री नहीं होगा, बट सिचुएशनल फैक्टर में वो भी एंग्री होगा, उसके अंदर में भी रिसेंटमेंट होता है, उसके अंदर में भी सॉरो होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता किसी पर्सन में कि वो थ्रू आउट जो होता है वो हैप्पी है, बिल्कुल सोशल है। सोशल होता है तो कभी उसका मन रिजर्व होने का भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो हर इंडिविजुअल में होते हैं, बस उनका कॉम्पोजिशन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इट्स, आप जस्ट लाइक ये समझ लीजिए, आप जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर मोस्टली डिश जो होती हैं, एक कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जस्ट लाइक आप इंडियन, नॉर्थ इंडियन खाना खाते हो, उसमें 3 4 5 तरह की ग्रेवीज होती हैं, ठीक है। उन ग्रेवीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को चेंज कर करके ही आप डिफरेंट टाइप के रेसिपीज बना लेते हैं। वही चीज हमारे यहाँ, और वो हर रेसिपी का टेस्ट बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अलग अलग ग्रेवीज हैं उनके कंपोजिशंस चेंज हुए तो उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसका आउटलुक जो होता है वो पूरा चेंज हो जाएगा, वो देखने में अलग लगेगा। तो ये फैक्टर इसमें भी है कि आपके जो ट्रेड्स होते हैं वो अलग अलग डायमेंशंस में है, अलग अलग मैग्नीट्यूड्स में है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। कोई एंग्री होता है, बहुत एंग्री होता है, उसके फेस पे दिखेगा, हर समय एंग्री होगा, उसके लैंग्वेज में एंगर दिखेगा। बट कोई कभी कभी एंग्री होता है तो उसके लैंग्वेज में एंगर नहीं दिखेगा, उसके बिहेवियर में एंगर नहीं दिखेगा। वो तभी दिखेगा जब वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एंग्री आपको होके दिखाएगा। कोई पर्सन हैप्पी रहता है, कोई पर्सन हमेशा ऐसा होता है कि वो हमेशा ही एंग्री होगा, कभी वो हंसता ही नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कभी कभी आप उसको हंसते भी देख लोगे, वो सिचुएशनल फैक्टर होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर किसी पर्सन की पर्सनालिटी में सारे ट्रेट्स होते हैं, बट वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में होते हैं। तो अब हम आते हैं इसमें कि जो हमारे असेसमेंट होता है, अब उसका लास्ट में हम इवैल्यूएशन भी करते हैं। इवैल्यूएशन मतलब होता है कि एट लास्ट आफ्टर मेजरमेंट एंड एनालिसिस यू इवैल्यूएट देम। इवैल्यूएट का मतलब हुआ कि आप मल्टीपल कंपैरिजन मेथड्स होते हैं, असेसमेंट मेथड्स को यूज करके पूरा एक जो वैल्यूज होते हैं उसको हम स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर लास्ट में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं पूरा, जो कंक्लूजन होता है, और उसी के ऊपर हम अपना जो भी एक्शन होता है, कोर्स ऑफ एक्शन होता है, वो करते हैं कि इस बिहेवियर में ये इस पर्सन के अंदर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। अगर हमें उसमें बिहेवियर को चेंज करना है, मॉड्यूलेट करना है, मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो क्या करना होगा, तो उसके लिए फिर हम वो टेक्निक यूज करेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, दो जो मेथड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। सबसे पहले हम मेथड्स को इनफॉर्मल को समझते हैं। इनफॉर्मल में जैसे एक यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है, इफ वी से हरीश इज डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब क्या हुआ, जो अपनी चलाता है हर किसी के ऊपर। बहुत लोग होते हैं, आप में से भी बहुत लोग होंगे कि भाई मेरा चलेगा, फ्रेंड सर्कल है मेरी बात मानी जाएगी, घर में है मेरी बात मानी जाएगी, मैं जो बोलूंगा वही होगा, मेरी बात मतलब मेरे व्यूज को क्यों नहीं लिया गया, कोई डिसीजन लेने के पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया। तो दे ऑलवेज ट्राई टू बी डोमिनेंट। तो वही चीज है यहां पे, हरीश मान लिया गया कि हरीश जो है वो डोमिनेंट है। तो अब बेस्ड ऑन द परसेप्शन, ये तो हमारा परसेप्शन है कि मान लिया कि हरीश जो है वो डोमिनेंट है। अब यहां पर हम देखिए, ये हमने मान लिया जस्ट आफ्टर सीइंग
सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर, मैंने मान लिया कि हरीश डोमिनेंट है। ये क्या है? विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मल टेक्निक टू मेजर। यहां पर हमने सिर्फ मान लिया उसके कुछ बिहेवियर को देख के, उसके कुछ उसका जो ट्रीटमेंट है दूसरों के लिए वो देख के मान लिया कि हरीश डोमिनेंट है। ठीक है, ये हम यहां पर हमने कोई भी फॉर्मल टेक्निक को यूज नहीं किया, जो कि हमारे पास प्रिस्क्राइब टेस्ट्स होते हैं वो हमने यूज नहीं किया, और हमने कंक्लूजन बना लिया कि हरीश डोमिनेंट है। तो इसको बोलेंगे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल टेक्निक, यहां पर हमने कोई भी साइंटिफिक और प्रिस्क्राइब टेक्निक्स यूज ही नहीं किए। अब मान के चलिए कि हमने हरीश को डोमिनेंट मान लिया। कैसे मान लिया? उसका कुछ बिहेवियर हमने वॉच किया, बट ये भी तो हो सकता है कि हरीश जिस समय डोमिनेंट हो रहा था, डोमिनेंट बिहेवियर, आपने उसका परसेप्शन, आपने डोमिनेंट देखा कि ये डोमिनेट कर रहा है, अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम हो और वो नहीं चाहता कि अगर मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं रहूँगा तो मेरे अंदर में जो काम कर रहे हैं, मेरे अंदर में जो लोग हैं वो बहुत लीनियंट हो जाएंगे और मेरा काम खराब हो जाएगा, या जो हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट लाइक जो कंपनीज में मैनेजर्स होते हैं, दे ऑल्सो अपीयर टू बी वेरी रूड, बट एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि वो रूड होंगे बाई बिहेवियर। वो ऑफिस में आपको बहुत रूड दिखते हो सकता है आप बाहर मिलने जाओ तो अब वो आपसे बहुत कैजुअली मिले, आपको बाद में पता चलता है कि भाई इसका ऑफिस में तो अलग ही बिहेवियर होता है और ये यहाँ पे बहुत कूल बंदा है ये तो ये आपका जो असेसमेंट था वो इनफॉर्मल था। आपने अज्यूम कर लिया, सिर्फ उसके कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने देखा और अज्यूम कर नहीं तो बहुत डोमिनेंट है। हो सकता है वो सिचुएशनल फैक्टर की वजह से डोमिनेंट होगा और वो रिक्वायरमेंट होगी उसकी। जैसे बोलते हैं ना, कई बार आपको वो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क या टास्क जो आपको दिया गया है, जो आप नहीं हो फिर भी आपको दिखाना पड़ रहा है, वहां पे स्ट्रिक्टनेस आपको दिखानी पड़ रही है। बच्चों के साथ पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि वो नहीं चाहते फिर भी होते हैं। क्यों? इंपॉर्टेंस है उसका। नहीं होंगे तो उसके वजह से आपका पूरा काम खराब हो जाएगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे। बट क्या एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो अपने बच्चों के साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं है या वो उनको प्यार नहीं करते हैं वो अपने बच्चों से? ऐसा नहीं है। तो यह तो हो गया थोड़ा समझने के लिए। अब हम आते हैं दूसरे फॉर्म ऑफ असेसमेंट। ये क्या है भैया? फॉर्मल। फॉर्मल जहां पर वर्ड आ जाता है उसके सामने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कुछ प्रेस्क्रिप्शंस कि भाई आपको असेसमेंट करना है तो आपको ये टेस्ट लेना होगा। जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब लग नहीं रही है, तो आपको सुन के बात बोल देता है अच्छा ये ऐसे हो रहा है, मौसम की वजह से होगा, तुम एक बस ये कोल्ड की गोली ले लेना और आराम करो या स्टीम ले लेना, हो गया ख़त्म। उसने कोई आपका पूरा टेस्ट लिया? नहीं। बट जैसे ही वायरल का टाइम चल रहा होता है तब डॉक्टर के पास आप जाके बोलो कि वेदर की वजह से ही थोड़ा सा लग रहा है फीवर, नहीं भाई आप जाइए ये टेस्ट करा के आइए पहले। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो प्रेस्क्राइब्ड है कि जब वायरल का जो फीवर चल रहा होता है, उसका जब ट्रेंड में होता है, वो मोस्टली वायरल फीवर जब आप बहुत देखते होते हैं, साल में 2-3 बार बहुत पीक पे होता है, हर किसी को सुनो वायरल हो रहा है, वायरल हो रहा है, उस समय डॉक्टर्स बिल्कुल भी चांस नहीं लेते। तो वो प्रेस्क्राइब जो होते हैं उनको जरूर, वो ऐसा नहीं कि बस आपको देंगे तो पैरासीटामोल ही दे देंगे, उनके साथ वो प्रेस्क्रिप्शन जो उनको प्रोवाइडेड है, वो नॉर्म्स हैं, वो सबको फॉलो करते हैं और एक फॉर्मल असेसमेंट करते हैं। और जब वो उससे श्योर हो जाते हैं कि ये वायरल है या नहीं है, देन दे गो फॉर द ट्रीटमेंट। अदरवाइज क्या है, थोड़ा फीवर आता है जब वायरल नहीं चल रहा होता है तो हम लोग नॉर्मल पैरासीटामोल खा लेते हैं, या अगर हमारे पास कुछ आयुर्वेदिक टेक्निक्स हैं या कुछ और टेक्निक्स होता है हम उससे उतारने की कोशिश करते हैं कि फीवर उतर जाएगा। बट जब वायरल होगा तब हम एक फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है। अब ये फॉर्मल जो होता है कैसे समझेंगे कि क्या फॉर्मल है क्या इनफॉर्मल है? तो सबसे पहले फॉर्मल के फीचर्स देखें तो जो भी फॉर्मल टेक्निक्स होते हैं वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा। 2 टर्म्स आपने सुना होगा, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब छोटा। जैसे कि आपके टर्म 1 में जो एग्जाम्स हुए थे, मल्टीपल चॉइस थे, 4 ऑप्शन हैं, एक टिक किया, एक क्वेश्चन हो गया। आपको लिख के दिखाना नहीं है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना, एक्सप्लेन नहीं करना, एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं, आपको बस टिक कर देना है करेक्ट आंसर। ये हुआ ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज्ड।
स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों? जिसके लिए एक मेजरमेंट का मेथड पहले से एलोकेट कर दिया गया हो, स्टैंडर्ड। जैसे आप अगर अपनी गाड़ी में एयर जो टायर प्रेशर होता है वो चेक कराते हो, क्या लिखा हुआ है? उसके पहले एक स्टैंडर्ड होता है कि जब अनलोडेड गाड़ी होती है तो उसमें सपोज मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, PSI में 30 PSI आगे होना चाहिए, 32 PSI पीछे होना चाहिए। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है। गाड़ी के माइलेज के लिए आपको एक इकोनॉमी मीटर में एक ग्रीन कलर का जोन बना दिया जाता है डार्क करके। क्यों? आप इस स्पीड पे चलाओगे, टायर के प्रेशर्स ठीक होंगे, क्लच ब्रेक नॉर्मल होगा, तो आपको मैक्सिमम इकोनॉमी मिलेगी। दैट मीन्स आपकी गाड़ी जो होगी वो परफेक्ट परफॉर्मेंस देगी और आपको अच्छा एवरेज मिलेगा। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। हर चीज के लिए आप जो कोई सामान खरीदते हैं, आप कोई सर्विसेज लेते हैं, या तो आप वहां पे जाके स्टैंडर्ड्स चेक करते हो ना। स्टैंडर्ड कैसे होता है? ISI मार्क है कि नहीं है, ये स्टैंडर्ड हुआ। कोई खाने का सामान लेते हो, एग मार्क देखते हो, FSSAI जो है उसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो देखते हो। अगर कोई और लाइक ज्वेलरी खरीदने जाते हो, वहां पे देखते हो भाई BIS है कि नहीं, या फिर हॉलमार्क का उसके ऊपर में है कि नहीं। तो ये सारी क्या है? वो मेजरमेंट है, वही पास करते हैं। तो वो मेजरमेंट टेस्ट होता है उनका, उसमें वो पास होते हैं, तब वो प्रोडक्ट को वो मार्क दिया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसलिए जो फॉर्मल टेस्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं। दैट मीन्स कि ये हर कोई जो भी साइकोलॉजिस्ट यूज करेगा वो यही यूज करेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बना लिया गया है। और लास्ट होता है बच्चों ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है वेल सीक्वेंस्ड, एक प्रॉपर ऑर्डर में होता है। जब भी असेसमेंट होगा तो ऐसा नहीं है कि मैं बीच वाला पार्ट जो था वो मैं पहले कंडक्ट कर लूंगा और स्टार्टिंग वाला जो होता है उसको मैं बाद में देख लूंगा। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, यानी एक के बाद एक प्रोसेस जो होता है वो कनेक्टेड होते हैं। अगर आप उसके थ्रू नहीं करोगे, यू वोंट फाइंड द प्रॉपर कंक्लूजन, या फिर आपका असेसमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हम समझ गए। अब इसमें बात करते हैं डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। डोमेन्स क्या होते हैं? दीज आर सिंपली द क्लासिफिकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। क्लासिफिकेशंस, डोमेन्स, आपने देखा होगा डोमेन वर्ड यूज करते हैं, बहुत जगह पे हम करते हैं। डोमेन क्या होता है? आप अगर एक वेबसाइट में आता है, बहुत कॉमन सुना होगा कि हाँ भाई ये डोमेन खरीदना है आपको, है ना, अपना नाम देन .com लेना है, या जो भी आपने लेना है, डोमेन खरीदना है आपको। तो डोमेन जब आप लेते हो तो वो क्या होता है? वो यूनिक होता है, और एक जो उसके अंदर में, दैट मीन्स कि आप जो भी डोमेन लेते हो उसके अंदर में अपना खरीदते हो, उसमें आपको एक्सटेंशन जो होता है वो एक क्लासिफिकेशन क्रिएट कर देता है। डेट आपका अगर एजुकेशनल है तो .edu रखो या .org रखो। कमर्शियल वेबसाइट है तो आपको बेटर होगा जब आप .com लो। ठीक है, आपको स्पेशली दिखाना है कि आपकी वेबसाइट इंडिया की है तो .in लो। तो ये सब क्या है? डोमेन्स हैं, डोमेन्स एंड देयर एक्सटेंशंस। तो ये डोमेन और एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है? एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ वेबसाइट, कि ये वेबसाइट जो है वो किस कैटेगरी में लाई करती है। ठीक है, वही चीज यहां पर है कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो किस डोमेन में लाई करते हैं। तो इन्हीं के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो अब जैसे देखिए यहां डोमेन्स क्या क्या हो गए, जो डिफरेंट एरियाज हो गए साइकोलॉजी में, जो अभी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब वेरियस फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी अलग होती है, जब हम सोसाइटी से अपने कनेक्शन को देखते हैं, अपने साइकोलॉजी, अपने लाइक हमारा जो पर्सनल साइकी है या बिहेवियर है, दैट इज टुवर्ड्स सोसाइटी, हाउ वी आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी, हाउ वी लाइक वी डील विद द सोसाइटी इन आवर सोशल लाइफ, दैट कम्स अंडर सोशल साइकोलॉजी। उसी तरह इमोशनल, कॉग्निटिव और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हैं। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, उसके बाद आप चाहो तो क्रिमिनल साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ऐसे नंबर ऑफ, टूरिस्ट साइकोलॉजी, ऐसे हम नंबर ऑफ साइकोलॉजी जो होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स जो होते हैं उसमें पढ़ते हैं। हर एक में मेन साइकोलॉजी जो होता है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट हम उसको अप्लाई करते हैं, जिसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी भी बोलते हैं, उसको एक पर्टिकुलर फील्ड या एरिया में हम अप्लाई करते हैं। स्पोर्ट्स में बात कर रहे हैं तो हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया वो, ठीक है ना। स्पोर्ट्स में हम लाइक कैसे एक दूसरे को समझते हैं, टीम स्पिरिट कैसे, लाइक कोऑर्डिनेशन कैसे मेंटेन करना है, तो वही चीज़ है कोऑर्डिनेशन इन जनरल लाइफ एंड इन विथ टीम, सेम चीज़ है, बट उसको हम उस पर्टिकुलर डोमेन में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्चुअली डोमेन्स क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों का जो यह, ऐसे तो इसके अलावा बहुत होते हैं, बट यहां पर आपकी जो कोर्स में है मैं उनको डिटेल में डिस्कस करता हूं। अब देखिए डोमेन्स में
सबसे पहला जो डोमेन है वो है इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखिए एक इंटेलिजेंस है। हम लोग नॉर्मली इंटेलिजेंस को क्या मानते हैं कि कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो वो इंटेलिजेंट है। एक हमारा परसेप्शन यही होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है, 95 ला रहा है, 99 ला रहा है, 98 ला रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है। बट ये इंटेलिजेंस का डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है कि एक इलिटरेट पर्सन भी हो, वो भी बहुत इंटेलिजेंट हो। तो यहां पर हमको इंटेलिजेंस को डिटेल में समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होती क्या है। आइए समझते हैं। पहला है एक ग्लोबल कैपेसिटी। ग्लोबल मतलब फिर वही चीज आ गई जो हम एम्पेरिकल की बात करें, दैट इज अप्लाइड थ्रू आउट द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड में वही डेफिनेशन है। ठीक है ना, हमारे बनाने से नहीं होगा कि भाई वो राहुल है, बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, वो इंटेलिजेंट है, और ये दूसरा लड़का है लाइक अर्जुन है, ये 50-60s में लाता है, ये बहुत लेस इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है। हो सकता है राहुल उतना सक्सीड नहीं कर पाए जितना अर्जुन कर जाए। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस का डेफिनेशन नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा इससे। सबसे पहले क्या है, ग्लोबल कैपेसिटी। पहला टू अंडरस्टैंड, मतलब ये एक ऐसी कैपेसिटी है पर्सन की जो उसको किसी भी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी इवेंट को या किसी भी टाइप के स्टिमुलस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स इफ यू आर इंटेलिजेंट, यू हैव इंटेलिजेंस, यू कैन अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं कैसे, उसके साथ साथ एक दूसरा प्रोसेस होता है थिंकिंग। ठीक है, आप सोच भी पाते हैं। अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप सोच पाओगे ना उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। अगर मैं एक ऐसे सब्जेक्ट से पहली बार यूज टू होता लाइक नहीं हूं, और पहली बार मतलब फेमिलियर नहीं हूं, पहली बार मेरा इंटरेक्शन होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, मैं उसके बारे में क्या जानूंगा। और मैं अगर मुझसे व्यू पूछा जाएगा तो मैं क्या दूंगा, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं उसके बारे में। तो यहां पर मुझे सोचना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब मैं उसके बारे में कोई व्यू दे सकता हूं। एंड लास्टली, यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। मतलब आपकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो, एक्यूरेट हो, आप चीजों को समझते हो बहुत अच्छे से, आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको इतना इफेक्टिवली सिचुएशन वाइज यूज कर लेते हो कि आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है, आपको आपका आउटपुट मिल जाता है, तो आप इंटेलिजेंट हैं। इसके लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, या आपको किसी से सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है कि वो पर्सन बोलेगा या ये ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा या ये सर्टिफिकेशन मेरे पास होगा तभी मैं इंटेलिजेंट कहलाऊंगा। ऐसा नहीं है। इट इज अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड वेल, थिंक रैशनली मतलब क्या, लॉजिक। आपके नॉलेज होगी तभी आप लॉजिक अप्लाई कर पाओगे ना। एंड लास्टली, यूज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू रीच टू अ कंक्लूजन, अ डिजायर्ड कंक्लूजन, देन यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। और इसी को हम कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस भी बोलते हैं, यानी आपका जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन अभी हम आगे आएंगे दूसरे चैप्टर्स में, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप यही समझ लो यहां पर कॉग्निटिव का मतलब होता है जो आपका मेंटल फ्रेमवर्क है, जिस तरह से आप सोचते हो, करते हो, बिहेव करते हो, लोगों से मिलते हो, रिप्लाई करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, एवरीथिंग परफॉर्म करते हो, या फिर आपकी जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। और ये हर पर्सन में डिफरेंट होता है। दूसरा आ जाइए एप्टीट्यूड। अब ये बहुत क्लोज लगता है, इन दोनों एक जैसे ही। अगर किसी ने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हो तो उसको ज्यादातर इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड एक जैसा लगेगा कि ये पर्सन इंटेलिजेंट है यानी इसका एप्टीट्यूड अच्छा होगा। एप्टीट्यूड क्या होता है? एन अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। इसका मतलब ये होता है आप जब एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो उसमें 4 या 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला है भाई क्या, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। दूसरा क्या है जिसमें आपका वर्बल या नॉन वर्बल एप्टीट्यूड है। तीसरा जो है वो आपका जनरल स्टडीज या जो करंट अफेयर्स होता है वो आता है। चौथा क्या होता है, इंग्लिश आता है। तो ऐसे करके हम 4-5 या एक जो होता है, मान लीजिए इंडस्ट्री बेस्ड हुआ, आप जिसके लिए एग्जाम दे रहे हो उस पर्टिकुलर से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वहां पर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है
कि आप जो चारों पांचों सेक्शंस को में जो आप आंसर्स दे रहे हो उसके थ्रू आपका असेसमेंट किया जाता है कि आप किस फील्ड में अच्छे हो। अगर कोई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, अगर उसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो वो 20 मार्क्स, एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, वो 20 में 20 करेक्ट करके आएगा। तो उससे उसका जो स्कोर होगा अलग अलग सेक्शंस में वो बता देगा कि वो किस टाइप का माइंडेड है, कौन से टाइप के एप्टीट्यूड सीखने के लायक है। तो ये क्या करता है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो ये टेस्ट करता है कि कोई पर्सन सॉरी थोड़ा मेरा गला भी खराब है आज, किसी पर्सन के अंदर में कोई भी स्किल सीखने का कितना पोटेंशियल है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो आप क्या उसको इंजीनियरिंग में भेजोगे पढ़ने के लिए? नहीं। इसीलिए नीट, आपसे नीट या जो जेईई का एग्जाम लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है, वो देखने के लिए कि आप एक्चुअली इंजीनियर बनने लायक हैं कि नहीं है। बट लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग में आपका एंट्रेंस एग्जाम, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप पेड सीट्स जाके लेके आप बीटेक कर लेते हो, बीई कर लेते हो, कहीं से भी आपने डिग्री लेनी है। बट क्या वो डिग्री आपकी काम आएगी? नहीं, क्योंकि आपका, जब आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक ही नहीं किया तो इसका मतलब कि आप उस एग्जाम, आप उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए बने नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं बने हैं आप। तो बेटर होगा आप अपना जो एप्टीट्यूड है आप उसको फाइंड आउट कीजिए कि आपका एक्चुअली एप्टीट्यूड किस चीज में है। अब जैसे किसी का एप्टीट्यूड अगर म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसका बहुत हाई हो या एप्टीट्यूड उसका म्यूजिक में हो तो उसको आप इंजीनियरिंग करने के लिए भेजेंगे तो वो कभी भी सक्सीड नहीं कर पाएगा। इट्स बेटर कि उसको म्यूजिक में ही आगे पढ़ना चाहिए, डिग्री भी म्यूजिक में लेना चाहिए, क्लासिकल सीखो, डिफरेंट जॉनर्स सीखो और उसके बाद आप उसी में अपना करियर बनाने की कोशिश करो, तो वो पर्सन जो होगा वो सक्सीड करेगा। यहीं पर आ जाती है बात काउंसलिंग की, जो मैंने बोला कि नॉर्मली हेजिटेट करते हैं लोग कि क्यों काउंसलिंग करवाना। काउंसलिंग से आपको यही मिलता है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कॉलेजेस में वो एक फेयर लगा दिया कि हाँ भाई तुम ये कॉलेज ले लो, तुम ये कॉलेज ले लो। ये कॉलेजेस के मैं फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे लोग मंडी लगी होती है एडमिशन्स लेने की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ काउंसलिंग की। काउंसलिंग में जो साइकोलॉजिस्ट होता है या फिर कोई जो एक्चुअली काउंसलर्स होते हैं वो आपको क्या बताते हैं, वो आपको ये नहीं बताते हैं कि आप यही कोर्स करो, बस ये फाइनल हो गया, आपको यही करना है। वो आपके एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं और सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनालिटी को स्टडी करते हैं। फिर उसके हिसाब से जो सूटेबल कोर्स होता है उसके ऑप्शंस आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे आप क्रिएटिविटी में बहुत हाई हो तो वो आपको क्रिएटिव स्किल्स वाले जो कोर्सेज होते हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जाओ, आप फैशन डिजाइनिंग में जाओ, आप फैशन टेक्नोलॉजी में जाओ, आप फैशन कम्युनिकेशन में जाओ। कोई बोलने में बहुत अच्छा है, बहुत एक्सप्रेसिव है, एक्सट्रोवर्ट है, भैया तुम मास कम्युनिकेशन करो, एंकरिंग का कोर्स करो, तुम आरजे का कोर्स करो, तुम डीजे फील्ड में जाओ, जो अलग अलग टाइप के फील्ड, म्यूजिक में जाओ, कंपोजिशन में जाओ, क्रिएटिविटी, फिल्म डेवलपमेंट में जाओ, डायरेक्शन में जाओ, इनमें जाओ। उसको नहीं बोलेगा कि भाई तू एमबीए कर ले, जा बीबीए में एडमिशन ले लो, कुछ नहीं तो चलो कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ने लग जाओ। अरे भाई वो बने ही नहीं उसके लिए, उसको लॉजिक्स कहां समझ में आएंगे कंप्यूटर्स के। तो ये चीजें होती है। तो एप्टीट्यूड क्या करता है, आपके स्किल्स सीखने के पोटेंशियल को जज करता है कि आपका किसका एप्टीट्यूड है। तो वही टेस्ट से हम जानते हैं कि इस पर्सन का एप्टीट्यूड किस फील्ड में है। अब आते हैं भाई थर्ड फॉर्म। थर्ड है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वर्ड, ये इंटरेस्ट कौन सा है, जो हमारा नॉर्मल इंटरेस्ट, हमें ये बैंक इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत इकोनॉमिक्स वाले तुरंत कंफ्यूज है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, इको की बात हो रही है या फिर अकाउंट्स की बात हो रही है। नहीं, यहां पर इंटरेस्ट की बात करें जो हमारे सोशल इंटरेस्ट, हमारा जनरल इंटरेस्ट होता है किसी भी चीज को लेके। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, आपका एक प्रेफरेंस। जैसे हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मूवी देखने में इंटरेस्ट है, तो या तो बोलेगा हां या बोलेगा नहीं। यानी अगर वो हां बोलता है तो वो प्रेफर करता है मूवी देखना एज कंपेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ रिक्रिएशन। मूवी देखना बहुत शौक है उसको, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है मूवी में। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप देखिएगा वो स्पोर्ट्स की तरफ उसका अलाइनमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर रिक्रिएशंस। आप उसको मूवी देखने के लिए बोलोगे कि अभी यार आईपीएल का मैच चल रहा है, वो छोड़ के तू मूवी देखने जा, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है एज कंपेयर टू मूवीज। किसी का मूवी में इंटरेस्ट होगा तो वो गेम छोड़ के चला जाएगा मूवी देखने के लिए। तो ये होता है इंटरेस्ट।
किसी का खाना बनाने में इंटरेस्ट होता है, कुकिंग में होता है, किसी का लाइक ट्रैवलिंग में होता है, किसी का फोटोग्राफी में होता है, डिफरेंट डिपेंड्स। हमारे अलग जो हम हॉबीज बोलते हैं वही हमारे इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, जिससे आप अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते हो तो यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। जैसे घूमने वाले बंदे को अगर आप घूमने का ऑफर दे दो तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन उसको कहीं नहीं मिलेगा। खाने वाले बंदे को खाने का ऑफर दे दो, वो उसमें ही सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। तो यही होता है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, हैप्पी और चेयरफुल रहते हैं, यानी वो इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर चीज में। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों पर्सनैलिटी, जिसके बारे में हम काफी पहले से बात कर रहे हैं। पर्सनैलिटी क्या होती है? ये लुक नहीं होता है। बोलते हैं भाई उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब उसका लुक वाइज नहीं कि लुक बहुत अच्छा है। पर्सनैलिटी क्या होते हैं? एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स ये आपकी पहचान होती है जो आपको दूसरे से अलग करती है। जो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, दैट वाज एक्चुअली पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी बोलते हैं किसी पर्सन का पर्सनैलिटी अच्छा है या बुरा है, दिस इज नॉट पर्सनैलिटी। वो हमारा जनरल ओपिनियन होता है कि भाई उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है या बुरी है, वो नहीं। वो इंप्रेसिव के सेंस में बोलते हैं कि यार बहुत इंप्रेसिव है, इस वजह से हमारा लगता है नहीं है ये बंदा थोड़ा दूसरों से हटके है। तो ऑब्वियसली हर बंदा दूसरे से हटके ही होता है, उसके जैसा सेम बंदा आपको नहीं मिलेगा, उसका मिलता जुलता मिल जाएगा लेकिन सेम नहीं मिलेगा ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस। तो पर्सनैलिटी क्या होती है? दैट those enduring characteristics that tell us how a person is likely to behave in future। मतलब वो पर्सन को हम देख के उसकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स देखते हैं उससे हम समझ जाते हैं कि वो पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा। आपने देखा है कि कोई बहुत हंसता मिलने जुलने वाला बंदा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप उससे हेलो बोलोगे तो अभी जैसा वो हाथ मिलाना छोड़ के आपको थप्पड़ मार देगा या चाटा मार देगा? नहीं। तो पर्सनालिटी में हम देखते हैं बेसिकली एक पर्सन जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम स्टडी करते हैं दूसरों की पर्सनालिटी को, तो हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि उसको दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। हम भी दूसरे से डिफरेंट हैं, आप अलग हो, मैं अलग हूं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन सब अलग अलग हैं, हमारे रिलेटिव्स। कभी भी कोई एक पर्सन दूसरे से बिल्कुल सिमिलर नहीं हो सकता। इवन आइडेंटिकल ट्विंस, उनमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगे, ठीक है। अब आते हैं वैल्यूज। अब इसके पहले मुझे एक छोटी सी चीज आपको और समझानी पड़ेगी और वो आप बहुत ध्यान से देखना। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बिलीफ और दूसरा होता है वैल्यू, ठीक है। ये दोनों टर्म्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर लगते हैं। जनरल जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जिनके टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया हो या बताया हो, मे बी वो ढंग से समझाया हो तो समझ जाएंगे, बट यूजुअली ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है बिलीफ और वैल्यू। बिलीफ क्या होते हैं? जैसे अगर हम बिलीफ्स की बात करते हैं कि हमारे घर में जैसे होता है ना कि लाइक ये बिलीफ है, हम लोग भगवान को मानते हैं, ऑलमाइटी मानते हैं, कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, सब अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो एक उसका मतलब क्या है कि वो मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है। अगर मेरा बिलीफ है कि भाई कोई कितना भी बुरा हो उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई है, अगर ये मेरा बिलीफ है, दैट मीन्स कि मानता हूं कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये थॉट एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम बिलीफ बोलते हैं, ठीक है। बिलीफ मतलब जस्ट लाइक गॉड इज देयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये मेरा बिलीफ होगा, मानता हूं मैं, ठीक है। या गॉड इज नॉट देयर इन द वर्ल्ड, ये भी मेरा बिलीफ हो सकता है। अथीस्ट हूं मैं, अगर नहीं मानता हूं भगवान को, तो ये मेरा बिलीफ हो सकता है, ठीक है। इसको ये मानता हूं कि ये फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो मेरा बिलीफ होगा। बट अगर मैं ये बिलीफ के साथ हूं और मैं इसको रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं कि गॉड इज देयर, दैट मीन्स कि आई मस्ट प्रे
बिफोर लीविंग माई होम इन मॉर्निंग। ठीक है, मैं बिना पूजा या प्रेयर के घर से बाहर नहीं निकलता हूं। घर से हर कोई हमारे घर में पूजा करके ही घर से बाहर निकलता है। ये क्या है? ये आपका वैल्यू हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी बिलीफ जो होता है, कोई चीज को मानने लगना, और जनरेशन ओवर जनरेशन या बहुत लंबे पीरियड तक आप रिपीटेटिव प्रैक्टिस करते जाते हो, देन इट बिकम्स अ कंपल्शन फॉर यू। ये आपके लिए कंपल्शन बन जाता है कि भाई मैं बिना टीका लगाए हुए घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं बिना माँ बाप को प्रणाम किए हुए घर से बाहर नहीं जाता हूं, या कोई काम नहीं करता हूं, या मैं बिना दही खाए हुए दही चीनी खाए हुए एग्जाम देने नहीं जाता हूं। तो वो क्या हो जाता है, फिर वो आपके फैमिली के वैल्यूज बन जाते हैं। हर कोई उस चीज को बहुत सीरियसली मानने लगता है, और रिपीटेटिव प्रैक्टिसेस के बाद बिलीफ्स जो होते हैं वो वैल्यूज बन जाते हैं। अब ये बिलीफ्स जो हो सकते हैं वो डिफरेंट आपके फील्ड में हो सकते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके हो सकता है, या आपके पॉलिटिकल बिलीफ्स हो सकते हैं कि भाई लाइक पॉलिटिक्स में आप कोई आपका मानना है कि नेता होते हैं बस वो पब्लिक को सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, दिस में बी ए बिलीफ। ठीक है, लेकिन वैल्यूज जो होते हैं कि जनता प्रायोरिटी है मेरी, दैट मे बी ए वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर पार्टी। ठीक है, उसी तरह रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में जैसे हमने इसके बारे में बात किया। रिलीजियस ये किसी भी रिलीजन को लेके हो सकता है। अलग अलग बिलीफ जो वैल्यूज होते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं तो मैं टीका लगा के घर से बाहर निकलता हूं, मैं मुस्लिम हूं तो मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं तो मैं जो 5 वोज होते हैं वो मैं उसको मानता हूं, मैं सिख हूं तो मैं पग पहनता हूं, मैं दाढ़ी रखता हूं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं। तो दिस मे बी योर वैल्यूज। क्रिश्चियंस हूं तो मैं रेगुलर संडे के दिन चर्च जरूर जाऊंगा, मैं सुबह शाम प्रेयर करूंगा। तो ये क्या है, ये चीज आपके फैमिली में एग्जिस्ट करती है और वैल्यू बन जाती है। वो बिलीफ था कभी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते आपका वैल्यू बन गया। ठीक है, तो दिस मे बी रिलीजियस ऑल्सो। सोशल बिलीफ्स भी होते हैं। भाई कैसे? बड़ों का रेस्पेक्ट करो, ये तो हर कोई बोलता है, ये बिलीफ है। बट रेस्पेक्ट करने का मतलब होता है कि कोई भी बड़ा दिखो तो भाई नमस्ते अंकल, या पैर छूने का, ये आपकी वैल्यूज बन जाती हैं। कि मैं कोई भी बड़ा मेरे घर पे आए, या मैं मेरे बाहर निकलो, मुझे कोई अंकल दिख गए जिनको मैं जानता हूं, पैर छू लिया, दिस इज योर वैल्यू, फैमिली वैल्यू। रिस्पेक्टिंग अदर्स बिलीफ है। उसी तरह आपके इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक जो बिलीफ्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। कम खर्च करो, बोलते हैं ना लोग कि लाइक बहुत लोग डोनेट करते हैं कि हाँ भाई मेरा जो टोटल इनकम होगा उसका 10% जो है वो मैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ में लगाऊंगा, या मैं चैरिटी करूंगा। दिस में बिकम योर वैल्यू। मानना क्या मानना है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, चैरिटी करना चाहिए, दैट में बी ए बिलीफ। बट आप ये रेगुलर करते हो अगर, तो वो आपका फैमिली वैल्यू है। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बारे में फिर जो सेकंड पार्ट होगा वो मुझसे आगे के जो भी टॉपिक्स हैं हम वो कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट मुझे आप लोगों को देखना है कि आपको क्या क्या डाउट्स होते हैं, और आप बिल्कुल कमेंट में जो भी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि उससे इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरे वीडियो देखने से सेटिस्फाइड हैं बच्चे। तो आप कुछ भी लिखिए, उसमें अच्छा लिखिए, जो भी बुरा लिखिए आप, मतलब अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप ये भी लिखिए कि सर अच्छा नहीं लगा मुझे वीडियो, हम उसके लिए भी वेलकम करते हैं उस चीज़ को। तो आप जो भी हो आप अपने डाउट्स लिखिए, मैं उस सब जो क्लियर करूंगा, जितनी कोशिश कर सकता हूं मैं करूंगा। और आज के लिए बच्चों इतना ही वीडियो। इसका सेकंड पार्ट जो है था मैं अभी बनाऊंगा, मैं आपको डाल दूंगा, वो आप देख लेना जाके। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।